हेलो दोस्तों, मैं विनय यादव एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पर। मैडम की रिक्वेस्ट पे मैं एक बार फिर आया हूं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए डीएफसीसीएल के एग्ज़ाम के प्रति। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप 8 घंटे या उससे ज़्यादा ही हर दिन पढ़ रहे होंगे। मैडम बोल रही थी कि स्टूडेंट थोड़ा डीमोटिवेट हो गए हैं, एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया है, एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए और पढ़ाई करते रहिए। इससे अच्छा वक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोरोना का टाइम चल रहा है, कहीं घूमना आपको है नहीं। अपने रूम पे, घर पे, पीजी में, आप चाहे दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो, वहाँ पर बैठ के अपने रूम में पढ़ते रहिए। और जो भी आपको मतलब दिक्कत आती है वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे या मैडम से पूछ सकते हैं। और भी अगर कोई वीडियो, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव एसएनटी है, एग्जीक्यूटिव सिविल के लोग हैं जो उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वो किसी टाइप का इंटरव्यू सेक्शन कंडक्ट कराना चाहते हैं तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्टेशन पे जो भी एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव या एमटीएस जूनियर एग्जीक्यूटिव जो भी अवेलेबल होगा, उनके साथ एक इंटरव्यू सेक्शन कंडक्ट कराएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और हम लोगों के पास भी बहुत कम टाइम रहता है, हमारी ड्यूटी चलती है और बीच में जो 1-2 रेस्ट होता है वहाँ पर मैडम रिक्वेस्ट करती हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। तो हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी इस वीडियो को ज़रूर करिएगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है मेरे पास, जो डीएफसी से रिलेटेड है कि आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हैं इन फ्यूचर में, और क्यों ये डीएफसी भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और क्या डीएफसी ने अचीव किया है, और मतलब मुझे बहुत ही प्राउड मूवमेंट है ये, क्योंकि डीएफसी की अचीवमेंट है और मैं उसका पार्ट हूँ और मैं डेली वहाँ पर अपनी सेवाएं देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, प्राउड महसूस करना बनता है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डीएफसी के 2 कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक तो ईडीएफसी, एक डब्ल्यूडीएफसी। ईडीएफसी मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड दूसरा है डब्ल्यूडीएफसी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो ये ईडीएफसी है, आपको पता ही होगा, जैसा कि अगर आपने मैडम की हिस्ट्री की, रेलवे हिस्ट्री के जो लेक्चर हैं जो इस चैनल पर प्रोवाइडेड हैं, वो अगर देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि ईडीएफसी जो है वो लुधियाना से स्टार्ट होकर दानकुनी कोलकाता तक जाता है, और जो डब्ल्यूडीएफसी है वो दादरी यूपी से स्टार्ट होकर जेएलएनपीटी तक जाता है, जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल तक, जो कि मुंबई में है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर ज़रूर देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे अपने, और आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो डीएफसी का 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था एक पार्ट का ईडीएफसी के, जो कि है खुर्जा से लेके अपने भावपुर तक का। भावपुर का ये जो ईडीएफसी का एक पार्ट है, इसको प्रधानमंत्री जी ने 29 दिसंबर 2020 को जनता के लिए डेडिकेट किया था इस सेक्शन पे। तो इस सेक्शन पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ईडीएफसी ने करी है। ये अचीवमेंट क्या है और ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जैसा कि आप मैप देख रहे हैं कि इस मैप में दिखाया हुआ है कि दोनों कॉरिडोर के बारे में, कि वो कहाँ से स्टार्ट हैं, कहाँ पर एंड हैं। और जिस सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ वो आपको मैं ये जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सेकंड नंबर पर खुर्जा और कानपुर लिखा हुआ है, कानपुर में इनका भावपुर स्टेशन है। ये 343 किलोमीटर का सेक्शन है। इसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जो कि मतलब आपको प्राइड मूवमेंट है हमारे देश के लिए भी और डीएफसी के हर एक एम्प्लॉई के लिए भी, और जो डीएफसी का एम्प्लॉई आगे बनने वाला है उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन है ये। तो इस सेक्शन पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है।
ये अचीवमेंट क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि कितने कितने किलोमीटर का जो डीएफसी का पार्ट है किस स्टेट में कितने किलोमीटर तक है। जैसे कि आप ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखेंगे तो पंजाब में 88, हरियाणा में 72, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा है डीएफसी का 1058 किलोमीटर तक का। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ईडीएफसी जो है 1856 किलोमीटर लंबा है और जो डब्ल्यूडीएफसी है वो 1504 किलोमीटर लंबा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैडम के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैडम के जो रेलवे हिस्ट्री के लेक्चर हैं वो ज़रूर देख लीजिए। वो जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन भी आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। 8 घंटे से कम आपको अगर 8 घंटे से कम अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं साफ आपको कहूँगा कि आजकल जितना कंपटीशन है आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अपने जो स्टडी आवर्स हैं उनको बढ़ाएं, एक अच्छा शेड्यूल बनाएं और अच्छे शेड्यूल से पढ़ाई करें। ठीक है, तो आप सारी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखा करिए, चाहे वो कोई भी टीचर हो। जिस टीचर की भी आपको वीडियो पसंद आती है उस टीचर की वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखें, उसका पूरा सब्जेक्ट कवर करें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हमेशा आपको याद रहते हैं। सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन में वो याद रहते हैं, चाहे एग्ज़ाम 2 महीने पोस्टपोन्ड हो चाहे 4 महीने पोस्टपोन्ड हो, आपको वो हमेशा याद रहेंगे एग्ज़ाम टाइम तक। तो और आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम भी मिल गया है, तो अपने एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तैयारी करिएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये मौका आपको मिला है डीएफसी से जुड़ने का। इस मौके को ख़राब मत करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। जो भी आपको दिक्कत आ रही है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ भी डीएफसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। तो देखिए क्या अचीवमेंट करी है डीएफसी में, किसके लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ, क्यों ये एक मोटिवेशन आपके लिए होगा और हमारे लिए भी है कि हमें ऐसे काम करना है, और आप लोगों के लिए है कि आपको हार्ड वर्क करके इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर खुर्जा भावपुर जो कि अभी दिखाया था 343 किलोमीटर का सेक्शन है, अप्रोक्सीमेट 331 किलोमीटर का है। उसके बाद कानपुर जो इंडियन रेलवे है उनको हम हैंड ओवर कर देते हैं 331 किलोमीटर के बाद। तो जो ये 331 किलोमीटर का सेक्शन है इसको हमारी फ्रेट ट्रेन जो माल गाड़ियाँ हैं 200 मिनट में उसने कवर किया है, 200 मिनट में कवर किया है। और उसकी जो एवरेज स्पीड आई है, अगर एवरेज आप एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, मैथ आपका अच्छा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्यों सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसकी जो एवरेज स्पीड निकली है वो 99.32 किलोमीटर पर आवर्स की निकली है, 99.32 किलोमीटर पर आवर्स, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है मालगाड़ियों के मामले में। क्योंकि एवरेज स्पीड जो हमारे देश में जो कि राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि सबसे एक तरीके से प्राइड ट्रेन मानी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन मानी जाती है हमारे इंडियन रेलवे की, उनकी भी एवरेज जो स्पीड है इतनी अचीव नहीं कर पाती है वो। तो आप देख सकते हैं कि आगे कैसे मालगाड़ियाँ कितनी स्पीड पे रन होंगी डीएफसी में, और किस तरीके का काम डीएफसी कर रही है और किस तरीके की टेक्नोलॉजी डीएफसी ने अडॉप्ट की है। ये सब आप अपने एस्टिमेशन लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं। इसमें जापान का इंटरेस्ट भी है इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट भी है। ईडीएफसी को वर्ल्ड बैंक भी जो है अपना लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो डब्ल्यूडीएफसी है उसको जापान लोन प्रोवाइड कर रहा है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन रेलवे हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर किए गए हैं और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एक प्राइड मूवमेंट है ये आप फिर देख लीजिए, 99.32 किलोमीटर है, या इतनी एवरेज स्पीड जो है राजधानी एक्सप्रेस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन है इंडियन रेलवे की, वो भी अचीव नहीं कर पाई है। तो ये एक रिकॉर्ड है। तो आप लोगों को बताएंगे ये सब चीज़ें। आप फ़ोटो में देखिए कि एग्जिस्टिंग में जो ट्रेनें चलती थी, मालगाड़ियाँ चलती थी इंडियन रेलवे में, और जो डीएफसी में चलेंगी उनमें क्या अंतर आएगा।
डिब्बों का साइज़ जो होगा, उनकी हाइट 4.2 से 7.1 मीटर तक बढ़ जाएगी। वेस्टर्न डीएफसी में 5.1 मीटर तक बढ़ जाएगी, हो जाएगी ईस्टर्न डीएफसी में। विड्थ भी बढ़ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं 3200 mm है प्रीवियस विड्थ। जो हमारी जो मालगाड़ियाँ हैं उनकी चौड़ाई 3200 mm होती हैं, लेकिन अब जो मालगाड़ियाँ डीएफसी में चलेंगी 3660 mm चलेंगी। ये क्यों और कैसे हमारे देश की इकोनॉमी में जो अपना हिस्सा प्रोवाइड करेंगी, अपना सपोर्ट हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद करेंगी, ये सब अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे ओवरऑल हमारे देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंटेनर जो है पहले सिंगल स्टेक चलते थे, अब यहाँ पर डीएफसी में टोटली डबल स्टेक कंटेनर चलेंगे। मैक्सिमम जो लेंथ होती थी ट्रेन की वो 700 मीटर तक हो सकती थी इंडियन रेलवे में, और 700 मीटर तक स्टैंडर्ड जो मालगाड़ियों की लेंथ होती थी। लेकिन डीएफसी में अब जो मालगाड़ियों की लेंथ होगी वो 1500 मीटर तक होगी, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा लेंथ वाली ट्रेनें चलेंगी यहाँ पर। और जो कैरिंग कैपेसिटी होती है पर डब्बे की वो 5000 टन तक होती है अभी आज के टाइम में। लेकिन डीएफसी का टारगेट है कि वो 13000 टन के डब्बे, मतलब एक डब्बे में 13000 टन तक का सामान कैरी करके वो लेके जाएंगे। और इन सब का फ़ायदा क्या होगा? इन सब का फ़ायदा क्या होगा? रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट। एक्चुअल में लॉजिस्टिक कॉस्ट होती क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट ये होती है कि आपने कोई चीज़ केरला में 10 रुपये की बनाई, जम्मू कश्मीर आपने उस चीज़ को बेचने के लिए भेजा और वो चीज़ 100 रुपये की हो गई। मतलब कि आपने एक जगह से दूसरे जगह तक उसको पहुंचाया और उसकी जो कीमत है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें इजाफा हो गया। 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में हो गई, 90 रुपये उसको पहुँचाने में लग गए। ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये कंपनी को बहुत ही नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। जितनी भी हमारी कंपनियां हैं हमारे देश में, जो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे जिंदल हो, कि जो भी कंपनियां हैं, इन सबको ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम चाइना के कंपैरिजन करें तो मतलब पता नहीं 100 ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेट मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चाइना की ग्रोथ, चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए हब इसीलिए बन गया क्योंकि वहाँ की लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही कम थी। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री जी, वो ये स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सब प्रोजेक्ट, डीएफसी, इन सब प्रोजेक्ट के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर उसको बहुत ही ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। और जितनी हमारी जो यूथ जनरेशन है, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जी एफिशिएंसी यही कि जो इंजन है इनके खुद के स्टैंडर्ड इंजन बनाए जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल है OHC जिसे हम लोग बोलते हैं रेलवे की भाषा में, उस पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ करके ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि एनर्जी एफिशिएंट होंगी। फास्टर मूवमेंट जैसा कि ये जो है, जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फास्टर मूवमेंट, यही अचीवमेंट हमने अचीव की है। डीएफसी ने प्रूव करके दिखाया है कि वो जो ट्रेन चलाएगा वो बहुत ही हाई स्पीड पे चलाएगा। 99.32 किलोमीटर का जो गोल है वो हमने अचीव किया है। तो फास्टर मूवमेंट होगी, एक लिमिटेड पहले से डिफाइंड टाइम दिया जाएगा कंपनियों को कि इतने टाइम में आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दिया जाएगा। और उनको मतलब इसके लिए रिटर्न में दिया जाएगा कि हम इतने टारगेटेड टाइम में आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा देंगे, जो कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में उनकी कंपनियों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड की जा सकेगी इंडिया के अंदर, और इंडिया को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकेगा। डीएफसी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान करेगा। और इसीलिए ये डीएफसी जो है भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आगे चल के ये बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ रेट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला जो सेक्टर रहेगा। जल्दी ही ये महारत्ना जो कंपनियों की फैमिली में भी आने की मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आप मोटिवेटेड रहिए, आप
के पास स्कोप नहीं है डीमोटिवेशन का। ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हम लोग भी यहाँ पर काम करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, फिर घर पे भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो करते हैं, फिर छुट्टी वाले दिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। काम आपको करना ही पड़ेगा। आप अब उस एज लिमिट में आ गए हैं जहाँ पर बिना मेहनत के आपको कोई कुछ नहीं देगा। बचपन में क्या होता है कि माँ बाप आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आप कुछ नहीं भी करते तो भी मम्मी पापा आपके लिए कुछ कर देते हैं। लेकिन अब वो एज आ गई है जब हमें अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। अब कब तक मम्मी पापा आपके लिए करते रहेंगे? यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, 8 घंटे से कम कभी मत पढ़िएगा। हर दिन अगर आप पढ़ते हैं तो अभी से अपना मतलब जो शेड्यूल है उसको बढ़ा लीजिए, 8 घंटे से ज़्यादा पढ़िए। बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मौका मत छोड़िएगा। DFCCIL का पार्ट बनिएगा और देश की ग्रोथ में मदद करिएगा, और अपना जो 100% अपना जो टैलेंट है वो DFC को दीजिएगा, जिससे हमारा देश और आगे बढ़ सके और जो भी जितने भी हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं उनको कंपटीशन दे सके। तो अब जैसे देख रहे हैं आप, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है आप लोगों को बता ही दिया कि इलेक्ट्रिकल पावर पे चलेगा, तो अपने आप ही ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जैसा कि अब रिक्रूटमेंट आई है, अब उसके बाद भी रिक्रूटमेंट आएगी। जैसे जैसे कि आगे ये DFC अपना प्रोग्रेस करती रहेगी, जैसे जैसे इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट आएगी। 3 जो फर्दर आप लोगों को पता ही होगा, पिछले बजट सेशन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 3 जो नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं उनकी भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार कितना डेडिकेटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए। बूस्ट ऑफ रियल इस्टेट सेक्टर ये बूस्ट करेगा, सारी चीज़ों को ये बूस्ट करेगा अल्टीमेटली। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मैडम से पूछें, मुझसे पूछें, किसी भी तरीके से कमेंट करिए, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। अगर कुछ भी ऐसा लगता है, जो भी मतलब एक जेन्युइन कमेंट होता है उसका रिप्लाई करते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। फिर मैं बोलना चाहूँगा, जो भी सिविल SNT या हमारे इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं वो अगर चाहते हैं कि कोई सेशन कंडक्ट करवाया जाए एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव या MTS के साथ, तो हम वो भी कंडक्ट कराएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। अगर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो गई है तो वो कोरोना की वजह से हुई है, अदरवाइज़ DFC को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। ये कोरोना की वजह से वो चाहे एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है, हेल्थ भी बहुत ही बड़ा एक फैक्टर रहता है, लेकिन इनको रिक्वायरमेंट है। बहुत ही जल्दी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, बस तैयारी करते रहिए, मौका मत छोड़िएगा। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।